हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहां पे लेके आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का बेहद ही इंपॉर्टेंट पेपर। जी हाँ, इन जितने भी आपको हम वीडियो दे रहे हैं सारा सारा तैयार कर लीजिए। टारगेट टारगेट हमारा सिर्फ एक ही है। टारगेट क्या है? 70 में 70 स्कोर करना। 70 में 70 स्कोर करना। 11 अप्रैल का जो पेपर है हम लोग पूरा पूरा कवर कर देंगे। टेंशन मत लीजिएगा आप, बस जितना भी है वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक और पूरा का पूरा देखना है। ऐसा नहीं कि आपको एक वीडियो छोड़ के दूसरी वीडियो छोड़ के तीसरी वीडियो, ऐसा नहीं करना। आपको सारे के सारे वीडियोस देखना है और हर एक वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जम के केमिस्ट्री की तैयारी कीजिए। जी हाँ, केमिस्ट्री में 70 का 70 नंबर सेव करेंगे, एकदम सेफ रहेगा। आप टेंशन ना लीजिए, जितना भी है आप ये समझ लिए पूरा पूरा नंबर मिलने वाला है। बस आप मेहनत कीजिए जमकर, क्योंकि अब आपके पास अंतिम पेपर है, अंतिम मौका है। ठीक है, तो टाइम 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। आपको 15 मिनट का जो समय दिया जाएगा वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए हमेशा समय निर्धारित किया जाता है कि आराम से आप प्रश्न पत्र को पढ़िए। तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। बहुविकल्पीय आपके 6 अंक के प्रश्न पूरे टोटल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न कितने आएंगे? 6 अंक के पूरे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे पेपर में। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट वाला बहुविकल्पी प्रश्न है यहाँ पे। सबसे पहला प्रश्न है, ग्रेफाइट होता है। जो ग्रेफाइट है यह क्या होता है? आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, आणविक ठोस या सहसंयोजक ठोस? तो जो ग्रेफाइट होता है यह आपका धात्विक ठोस होता है। क्या होता है? धात्विक ठोस जो होता है आपका ग्रेफाइट होता है। हर एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। एक एक अंक आपका मिल के वहाँ पे 70 अंक मिलाए आपको दे देंगे। ठीक है ना, लेकिन आपको अच्छे से तैयारी करना है। अब तो जो ग्रेफाइट होता है क्या होता है? एक धात्विक ठोस होता है। दूसरा वाला प्रश्न है, प्रश्न क्या है? हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। जो हिमांक का अवनमन होता है वो सीधा समानुपात कौन सा दर्शाता है? विलयन का मूल अंश, विलयन की मूललता, विलयन की मूललता या विलायक की मूललता। तो जो हिमांक का अवनमन सीधा अनुपात दर्शाता है वो दर्शाता है आपका हिमांक का अवनमन सीधा विलयन की मूललता का समानुपात दर्शाता है। याद रखना, हिमांक का अवनमन जो होता है यह सीधा विलयन की मूललता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? विलयन की मूललता को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? हिमांक का अवनमन सीधा विलयन की मूललता का समानुपात दर्शाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न क्या है? वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली अक्रिय गैस है। वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली अक्रिय गैस क्या है? हीलियम है, नियान है, आर्गन है या जिनान है? तो वायुमंडल में सबसे सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी पाई जाती है? तो जो यहाँ पे आर्गन, आर्गन का सिंबल क्या होता है? AR। आर्गन जो होता है यह वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक अक्रिय गैस है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस का क्या नाम है? आर्गन है। क्या है? आर्गन है, जो कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा सबसे सर्वाधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मात्रा इसकी। अगला प्रश्न यहाँ पे, रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं। यानी कि रंगीन आयन का निर्माण कब संभव होता है? जब यौगिक में क्या उपस्थित होते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो रंगीन आयनों का निर्माण तभी संभव होता है जब यौगिकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब आपके यौगिकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तब आपका रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है। 5वां प्रश्न है, प्रश्न क्या है? निम्न में से फास्जीन है। जो फास्जीन कौन सा है इसमें से? PH3 फास्जीन है, POCl3 है, CH2 है या COCl2 है? तो निम्नलिखित में से फास्जीन कौन सा है? तो जो फास्जीन है वो है आपका COCl2। COCl2 क्या है? आपका फास्जीन है। अब यहाँ पे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न है। कौन से प्रश्न है आपके? अति लघुत्तरीय प्रश्न है। जी हाँ, जो कि आपके पिछले साल पेपर में आए हुए हैं। कभी आया हुआ है? जो पिछले साल के पेपर थे
सारे के सारे प्रश्न वहाँ पे आए हुए हैं। इन सारे प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके जो आपका टारगेट है 70 में 70 उसको बिल्कुल आपको अचीव करना है और लेके आना है 70 में 70 पूरा जो टारगेट है आपको, ठीक है ना। बिल्कुल टारगेट से पीछे नहीं हटना है, टारगेट को बिल्कुल एकदम मजबूत बना के चलना है और आपको पूरा 70 में 70 आपको स्कोर करना है टारगेट पे, ठीक है ना। यहाँ पे है मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, क्या होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो किसी विलायक के 1000 ग्राम में, किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, किसी विलायक के 100 ग्राम में विलय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, आपको सीधा सा इसका आंसर देना है। किसी विलायक के 100 ग्राम में विलयन पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पे क्या है, जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले प्रश्नों को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। रेडान की खोज किसने किया था और इसका उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। तो रेडान की खोज सन 1902 ईस्वी में डार ने रेडियम के रेडियो एक्टिव से किया था। रेडान की खोज किसने किया था, रेडान की खोज 1902 ईस्वी में डार ने रेडियम को रेडियो एक्टिव से रेडॉन की खोज किया था। अगला यहाँ पे आपको बताना है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि हीलियम उत्कृष्ट गैसों में सबसे अधिक निष्क्रिय होती है। यहाँ पे आपको कारण सहित बताना है। कारण सहित क्या बताना है कि हीलियम जो होती है उत्कृष्ट गैसों में सबसे अधिक क्या होती है, निष्क्रिय होती है। इसको यहाँ पे स्पष्ट करना है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड के लिए काफ़ी IMP वाले हैं। मैंने क्यों इनको प्रश्नों को लिया, ताकि आप पेपर में कम से कम 70 में 70 का जो आपका टारगेट है बिल्कुल आप पूरा कर पाएँ और अपना प्यारा सा नंबर स्कोर कर पाएँ बिना किसी टेंशन के, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं प्रश्न था कि कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि हीलियम उत्कृष्ट गैसों में सर्वाधिक निष्क्रिय क्यों है। तो यहाँ पर उत्तर क्या लिखेंगे, एलियन ने रेडान की ओर से जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। एलियन ने यह बताया कि जब कोई भी रेडान की ओर से गुजरेगा तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, घटेगा। इसलिए हीलियम की आयनन ऊर्जा सभी उत्कृष्ट तत्वों में सर्वाधिक है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निष्कासित करना बहुत कठिन होता है। इस कारण यह कहा जाता है कि हीलियम उत्कृष्ट गैसों में सर्वाधिक निष्क्रिय गैस होता है। सर्वाधिक क्या होता है, निष्क्रिय गैस होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है, संक्रमण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय और उत्प्रेरकीय गुण को समझाइए। तो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और इनके चुंबकीय और उत्प्रेरकीय गुण क्या क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। वे तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन वाह्यतम कोश से पहले कोश अर्थात n-1 इंटू डी, याद रखना, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन वाह्यतम कोश से पहले कोश यानी कि n-1 इंटू डी उपकोश में भरा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन वाह्यतम कोश से पहले कोश अर्थात n-1 इंटू डी उपकोश में भरा जाता है, डी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। इनके गुण एस तथा प्ली ब्लॉक के तत्वों के मध्यवर्ती होने के कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। जो इनके गुण होते हैं, संक्रमण तत्व के गुण होते हैं एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के मध्यवर्ती होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहा जाता है। पांचवा पे प्रश्न है, संक्रमण तत्व की 4 विशेषता को लिखिए। संक्रमण तत्व की 4 विशेषताएं कौन कौन से हैं। पहला है, यह संकर आयन बनाता है। संक्रमण तत्व की सबसे पहली विशेषता क्या है, यह संकर आयन बनाता है। दूसरा, यह रंगीन लवण बनाते हैं। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, यह रंगीन लवण बनाते हैं। अगला, यह अनुचुंबकीय गुण
तथा उत्प्रेरक गुण दर्शाती हैं। संक्रमण तत्व और क्या करते हैं? जो संक्रमण तत्व होते हैं अनुचुंबकीय गुण तथा उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं। अब यहाँ पे आपके लघुत्तरीय प्रश्न है, मैंने बोला था सारे के सारे प्रश्नों को क्लियर करेंगे। जितने भी आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सबको कवर करेंगे। हर एक प्रश्न आपको पढ़ना है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, चाहे जो हो। जितने भी प्रश्न हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए लघुत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, लेंथेनाइड तत्वों के 2 उदाहरण दीजिए और इनके प्रमुख उपयोग लिखिए कि लेंथेनाइड तत्वों के कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं। तो लेंथेनाइड तत्व के उदाहरण है 57 लेंथेनम और 58 सीरियम। ये किसके हैं? ये लेंथेनाइड तत्वों के उदाहरण हैं। 2 ही पूछा था, 2 ही लिखे हैं। लेंथेनम का सिंबल क्या होता है? La होता है। सीरियम का क्या होता है? Ce होता है। लेंथेनम का परमाणु क्रमांक 57 होता है, सीरियम का क्या होता है? 58 होता है। अगला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले इसके उपयोग भी लिखेंगे कि लेंथेनाइड तत्वों के क्या क्या उपयोग हैं। पहला है, इनका उपयोग कार्बन आर्कलाइड बनाने में लेंथेनाइड तत्वों का उपयोग करते हैं। अगला, इनका उपयोग मिश्र धातु में भी किया जाता है। मिश्र धातु के निर्माण में भी लेंथेनाइड तत्वों का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, किण्वन किसे कहते हैं? इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या होती हैं? तो किण्वन किसे कहा जाता है और अनुकूल परिस्थितियाँ क्या क्या होनी चाहिए आपको समझाना है। तो यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे, जटिल कार्बनिक यौगिकों का अणुजीवों, जटिल कार्बनिक यौगिकों का अणुजीवों यानी कि एंजाइम द्वारा सरल यौगिकों में अपघटन की क्रिया को किण्वन कहते हैं। जटिल कार्बनिक यौगिकों का अणुजीवों द्वारा सरल यौगिकों में अपघटन की क्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहा जाता है। इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या क्या होनी चाहिए? तो इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं। सबसे पहला क्या है यहाँ पे? कार्बनिक यौगिकों का प्रयुक्त विलयन तनु होना चाहिए, सबसे पहला है। दूसरा क्या है? तापमान लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगला पॉइंट है, प्रयोग किए जाने वाला विलयन अधिक अम्लीय हो और ना अधिक क्षारीय हो। जो प्रयोग किए जाने वाला विलयन हो ना वो अधिक अम्लीय हो, ना वो अधिक क्या हो? अम्लीय हो, और ना ही अधिक क्षारीय हो, अर्थात उसका जो pH मान हो 6 से 8 के बीच होना चाहिए। अगला पॉइंट में लिखेंगे, ऐसे पदार्थों को उपयोग में नहीं लाया जाता जिनकी उपस्थिति से किण्व यानी कि अणुजीवी क्या हो जाए? नष्ट हो जाएं, उनको कभी भी उपयोग में नहीं लाया जाता। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न क्या है? कैनिजारो अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। जी हाँ, कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, इस पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है। तो उत्तर क्या लिखेंगे? वह एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है और कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयन के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण देते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाता है। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होता है? वह एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है और कास्टिक क्षारों के साथ के सांद्र विलयन के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण देते हैं, उसे क्या कहते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे इसका रिएक्शन है, फार्मेल्डिहाइड किसके साथ क्रिया करेगा? NaOH के साथ, तो मेथेनॉल और सोडियम फार्मेट बनाएगा। फिर यहाँ पे क्रिया करेगा तो क्या? बेंजिल और बेंजिल एल्कोहल और सोडियम बेंजोइड बनाएगा। तो यहाँ पे 2 रिएक्शन दिए हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला है, इसका PDF आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? गूगल पे सर्च कीजिए skmstudyclass.com, वहाँ पे जाके आप इसका PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया देते हुए समझाइए कि डाईएजोटीकरण क्या होता है। आपको रासायनिक अभिक्रिया देते हुए समझाना है कि डाईएजोटीकरण किसे कहते हैं, क्या होता है। तो उत्तर लिखेंगे, जब एरोमेटिक प्राथमिक एमीन सोडियम नाइट्राइड और तनु HCl के मिश्रण के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करके एमिनो समूह को डाईएजो समूह में परिवर्तित कर देता है, तो इस अभिक्रिया को डाईएजोटीकरण कहते हैं।
रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है, आप रिएक्शन को इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला है राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम को बताइए कि राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन क्या होता है, आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है और जो इम्पोर्टेंट है केवल हम उन्हीं को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन के मोल प्रभाज के बराबर होता है, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। राउल्ट का नियम क्या होता है? किसी विलयन की वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम की सीमाएं क्या क्या है? पहला है, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर ही लागू होता है। दूसरे पॉइंट में, वैद्युत अपघट्य के विलयन के ऊपर इस नियम को लागू नहीं करते हैं। अब यहाँ पे द्वि उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं और ये देख सकते हैं कि किस किस साल यह आया हुआ है। क्या आया हुआ है? कोलायडी विलयन के शोधन की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए कि कोलायडी विलयन के शोधन की 2 विधियों का उल्लेख करना है। यहाँ पे क्या क्या दिया है? अपोहन दिया है। अपोहन के साथ साथ क्या दिया है? आपका दिया है अपोहन और वैद्युत अपोहन। तो ये टिप्पणी करने वाले प्रश्न हैं और जो आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर ये पेपर में आया तो छोड़ के मत आइएगा, या फिर दे देगा वैद्युत अपोहन द्वारा कोलायडी विलयन का शोधन कैसे किया जाता है, या फिर कोलायडी विलयनों का शोधन कैसे करते हैं। तो सबसे देखते हैं, कोलायडी विलयन का शोधन 2 प्रकार के करते हैं, अपोहन द्वारा और वैद्युत अपोहन द्वारा। तो अपोहन द्वारा कैसे करते हैं? जब अशुद्ध सॉल को जंतु झिल्ली की थैली में भरकर इसे जल के भरे पात्र में लटका देते हैं तो अशुद्धियों के कण सूक्ष्म होने के कारण धीरे धीरे बाहरी जल में विसरित हो जाते हैं तथा थैली में शुद्ध सॉल शेष बचा रह जाता है। इस प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। इसमें प्रयुक्त होने वाले उपकरण को अपोहक कहा जाता है और इसमें जो प्रयुक्त उपकरण होता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग अपोहक कह देते हैं। तो यहाँ पे एक आप झिल्ली बनाएंगे, झिल्ली में क्या भर देंगे? आपके अशुद्ध छाल ले भर देंगे और यहाँ पे एक पात्र लेंगे। पात्र में यहाँ से आप, ये जल है, ये क्या है आपका? ये जल भरा हुआ है और ये क्या है आपका? जंतु झिल्ली है। ठीक है, तो ये क्या? ये अपोहन है। और वैद्युत अपोहन क्या होता है, इसको चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो विद्युत के द्वारा अपोहन की क्रिया को विद्युत अपोहन कहते हैं। जब विद्युत के द्वारा अपोहन की क्रिया कराई जाती है तो विद्युत अपोहन कहा जाता है। इसमें अशुद्ध साल की भरी जंतु झिल्ली की थैली में दोनों ओर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं तो अशुद्ध सॉल की उपस्थिति आयनिक अशुद्धियाँ इलेक्ट्रॉनों द्वारा आकर्षित होकर तेजी से बाह्य जल में विसरित हो जाती है, जिससे शुद्ध सॉल प्राप्त होता है। और यह प्रक्रिया वैद्युत अपोहन और इसमें प्रयुक्त होने वाले उपकरण को वैद्युत अपोहक कहते हैं। और इसमें प्रयुक्त होने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? वैद्युत अपोहक कहते हैं। यहाँ पे इसका फिगर दिया है वैद्युत अपोहन का। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पात्र लिए हैं जिसमें क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। यहाँ पे अशुद्धि सॉल लिए हैं और ये क्या? ये आपका जंतु झिल्ली है, जंतु झिल्ली की थैली है। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, एक यहाँ पे एनोड और एक यहाँ पे क्या लगा है? कैथोड। तो ये जो पेपर है कंप्लीट कर लीजिए। जितने भी वीडियो आ रहे हैं सारे वीडियो का आपको देखना है। 70 में 70 स्कोर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।